हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट लेक्चर है। तो सेंटर ऑफ मास जो है, जैसे कोई आपका बॉडी है, मान लीजिए ये आपका प्लेन शीट है, तो इसमें एक नेचुरल चीज़ है कि आपके माइंड में ये चीज़ अराइज होती होगी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके ठीक बीच में होगा, सेंटर पर होगा। यानी इसके ये डायगोनल बनाए जाएँ और जिस पॉइंट पर वो कट करेंगे वहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक, अगर इसकी थिकनेस है तो नेचुरल है कि सरफेस ना होकर उसके थिकनेस के वो बीच में आएगा सेंटर पर। ठीक, सेंटर ऑफ मास जो कंटिन्यूस बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसमें ये कंटिन्यूस बॉडी है, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है तो वो ठीक सेंटर पर होगा कंटिन्यूस बॉडी में। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका ये बॉडी हम फिर ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर शीट है, मान लीजिए इसका ये हाफ पार्ट है और इधर के हाफ पार्ट का जो मास है वो ज़्यादा है, तो नेचुरल है कि सेंटर ऑफ मास सेंटर से इधर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जिस तरफ को पार्टिकल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये कि सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी के अंदर ही कंसाइड करे। जैसे मान लीजिए ये रिंग है, ये तो इसका मास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ठीक सेंटर यहाँ पर। यहाँ बॉडी का मास नहीं है कुछ, यानी कि जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास विद इन द बॉडी हो। तो ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना 11th में कि ये सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के जरूरी नहीं कि जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास हो वहाँ पर बॉडी का मास भी कंसंट्रेट हो या हो वहाँ पर। ठीक है ना, यानी आउट ऑफ बॉडी भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास। ठीक, हम दो तरह की बॉडी का स्टडी करते हैं, एक रिजिड बॉडी यानी कि जो कंटिन्यूस बॉडी है। रिजिड बॉडी हम उसको कहते हैं, पूरे मैकेनिक्स में जो बॉडी हम पढ़ते हैं वो रिजिड बॉडी होती है। रिजिड बॉडी का मतलब है अगर आप उसको मोशन दे दें तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। जैसे आप कोई आयरन का पीस है और उसको आप मोशन करा रहे हैं तो नेचुरल है कि उसके अंदर के जो पार्टिकल हैं उनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। लेकिन कोई अगर फ्लेक्सिबल चीज़ ले लें, आप कॉटन ले लें या कुछ ले लें और उसको मूव कराते हैं तो वो रिजिड बॉडी नहीं है, उसके अंदर के जो बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे, यानी कि जब आप मोशन देंगे तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें भी रिलेटिव मोशन होगा, यानी कि वो कंप्रेस होंगे या एक्सटेंड होंगे। ठीक है ना, तो रिजिड बॉडी की हम स्टडी करते हैं अपनी थ्योरी में, जब पूरे रोटेशनल डायनामिक्स में या जहाँ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब हम किसी ब्लॉक की स्टडी करते हैं तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ये फोर्स लगाते हैं तो नेचुरल है कि इस ब्लॉक का मास m है, इसका वैसे तो सेंटर ऑफ मास ठीक सेंटर पर होगा, लेकिन इसमें जो मोशन है या जो इस पॉइंट का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ठीक उतना ही डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का भी होगा, दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम होगा। ठीक है, मान लीजिए बॉडी यहाँ से चलकर यहाँ आ गई है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, ये डिस्टेंस तो इक्वली होंगी। ठीक है ना, इनमें कोई अलग अलग मोशन तो हो नहीं रहा है। ठीक, जो कोई बॉडी जनरली जो रोटेशन होते हैं, प्योर रोटेशन में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता है। प्योर रोटेशन जब करते हैं, जैसे साइकिल का व्हील है, आप उसको व्हील को अगर रिवॉल्व करा रहे हैं, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करा रहे हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन अगर बॉडी मान लो ट्रांसलेटरी भी है और रोटेटरी भी है तो फिर अलग अलग बॉडी के अलग अलग पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। इवन देन आप रोटेशन में हम पढ़ेंगे कि एक्सीलरेशन भी अलग अलग होता है। एक्चुअली में जो आप न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं F इक्वल टू ma, उसमें F एक्सटर्नल फोर्स है, मास सिस्टम का है, और एक्सीलरेशन किसका है? सेंटर ऑफ मास का, वो cm का होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो आप फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर इक्वल एक्सीलरेशन होता है जिस पॉइंट पर रिजिड बॉडी है, ट्रांसलेटरी मोशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। अब प्रोजेक्टाइल में आप किसी बॉडी को मान लीजिए ऐसे बॉल है और उसको प्रोजेक्टाइल मोशन दे दें तो उसका जो पैराबोलिक पाथ है वो सेंटर ऑफ मास फॉलो करता है, हर पॉइंट नहीं करता है। हो सकता है कि बॉल में थोड़ा रोटेशन हो, ठीक है ना, तो ऊपर का पॉइंट आगे भी जा रहा है, साथ में रोटेट भी हो रहा है। तो हमारा जो पैराबोलिक पाथ है वो किसका है? cm का है। cm कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, थोड़ा थ्योरी करने के बाद आप समझ पाएंगे कि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेंटर ऑफ मास में आते हैं। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले जरा डेफिनेशन लिखें। और हमने अभी आपको बताया कि हम सेंटर ऑफ मास दो टाइप के जो बॉडी हैं उनका स्टडी करेंगे। एक तो ये रिजिड बॉडी हो गई है, कंटिन्यूस बॉडी या रिजिड बॉडी, और दूसरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हैं, फिर उनका कोऑर्डिनेट, क्योंकि पार्टिकल कहाँ रखे हैं ये बात तो कोऑर्डिनेट डिसाइड करेगा।
तो फिर कोऑर्डिनेट से निकाल कर भी सेंटर ऑफ मास दिखाते हैं। समझ गए ना, दो तरह के हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूला है वो पार्टिकल्स के लिए ही करते हैं स्टडी। ओके, तो हेड में डिफिनीशन लिखे नीचे, द पॉइंट इन द सिस्टम, द पॉइंट in the system where the whole mass of the point in the system where the whole mass of the system can be supposed to be concentrated, can be supposed to be concentrated is called CM of the system, is called CM of the system. Next पैरा में लिखना, when we consider the motion of the system, when we consider the motion of the system of particles, there is one point in it, there is one point in it which behaves as if, there is one point in it which behaves as if entire mass of the system is concentrated, as if entire mass of the system is concentrated there, and its motion is the same, and its motion is the same as would cause if the resultant of all the forces, as would cause if the resultant of all the forces acting on all the particle were applied directly to it, were applied directly to it, यानी अलग अलग पार्टिकल पर फोर्स लगाएं, उनकी जगह आप डायरेक्ट वहां पर सबको फोर्स को लगा दें नेट, तो सेम मोशन को बिहेव करेगा वो जो सेंटर ऑफ मास होगा। अब आप हेडिंग डालें, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, सीएम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम डाल दें, सीएम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सीएम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन का जो रिजल्ट है वो इम्पोर्टेंट है। आपके यहाँ अगर डेरिवेशन 11th में वो होम एग्जाम में कराए हो तो करना तैयार, और नहीं तो सीधे इसका रिजल्ट ले लेना। ठीक, तो ये दो मास ले रहे हैं, एक मास m1 है, एक मास m2 है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। दो अलग अलग मास हैं, इनके पोजीशन वेक्टर बना लिया, ओरिजिन ले लिया। नेचुरल है कि इनका सेंटर ऑफ मास इनके बीच में कहीं पर होगा। दोनों पार्टिकल को ज्वाइन कर दें, m1 m2 मास, r1 r2 पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन लगा दें। यहाँ पर कहीं बीच में यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा, a b ये c ले रहे हैं और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैपिटल R ले लिया। m1 m2 पार्टिकल्स हैं ए और बी पर, फार्मूला प्लेन के लिए कर रहे हैं, 3D में भी वैसे ही लग जाएगा। नोट करें, नीचे लिखिए, लेट ओ बी द ओरिजिन ऑफ ए, लेट ओ बी द ओरिजिन ऑफ a rectangular coordinate system, let O be the origin of rectangular coordinate system, consider a system of two particles, consider a system of two particles
consider a system of two particles of masses m1 and m2 located at A and B such that, बोर्ड से नोट करें, OA इज इक्वल टू R1, OB इज इक्वल टू R2. Let C be the position vector of, let C be the position vector of CM it would lie on the line joining, let C be the position vector of CM, it would lie on the line joining A and B, let OC is equal to R, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ C का जो है वो R ले लिया. let OC is equal to R be the position vector of CM. देखिए V1 एंड V2 वेक्टर लगा देना दोनों में. V1 एंड V2 आर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स. V1 and V2 are the velocities of particles m1 and m2 at any instant t. At any instant t. तो नेचुरल है कि वेलोसिटी जो है डिफरेंशिएशन होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का. तो V1 होगा dr1 अपान dt और V2 होगा dr2 अपान dt. V1 V2 वेलोसिटी ले ली दोनों की एट एनी इंस्टेंट. ठीक. अब F1 और F2 इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फोर्स लेकर चलेंगे. लिखिए F1, लेट F1 एंड F2. F1 लिखें. F1 है एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1. F1 एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1. F2 डॉट डॉट करके लिख दें एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास m2. F1 आपने लिखा है एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1. F2 एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास m2. और नीचे दो फोर्स और लिखें. F12 इंटरनल फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू m2. F12 इंटरनल फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू m2. फिर डैश करके नीचे लिख दें F21 इंटरनल फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू m1. इंटरनल फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू m1. ये बात बिल्कुल क्लियर है. हम आप पहले ही बता चुके हैं कि अगर हम एक पार्टिकल को कंसीडर करेंगे तो उसमें F1 भी एक्सटर्नल है और F12 भी एक्सटर्नल है. लेकिन अगर हम दोनों पार्टिकल को कंसीडर करेंगे तो ये इंटरनल है दोनों. बात समझ गए ना. वैसे दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, लेकिन कैंसिल जब ही होंगे जब दोनों को एक साथ कंबाइन करें. अगर एक पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं तो फिर दोनों एक्सटर्नल है. न्यूटन्स लॉ में दोनों लगेंगे. ठीक. तो नीचे नोट करें लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल m1. लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल m1 P1 is equal to mv1. Linear momentum of the particle m1 is P1 is equal to mv1 by Newton's law. By Newton's law dp1 अपान dt डिफ्रेंशिएट कर दें. आपको मालूम न्यूटन्स लॉ में तो dp1 अपान dt किसके इक्वल होगा? F1 प्लस F12, क्योंकि दोनों ही एक्सटर्नल है. नहीं, न्यूटन्स लॉ में इंटरनल फोर्स नहीं आता है. ठीक है ना.
अब P1 की यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, तो डी एम वी वन अपॉन डी टी इज इक्वल टू F1 प्लस F12। सिमिलरली फॉर M2 लिख लें, सिमिलरली फॉर M2 डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वेशन को हम। अब M2 के लिए डायरेक्ट इक्वेशन नोट करते हैं, क्या होगी, डी यहाँ M1 होगा, डी M2 V2 डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू F2 प्लस F21। दोनों के लिए लिख लिया सिमिलरली फॉर M2, ठीक, दोनों इक्वेशन हो गए, ठीक। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों को प्लस कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो डी M1 V1 अपॉन डी टी प्लस डी M2 V2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F12 प्लस F21। अब आपने दोनों को कंबाइंड कर लिया, और जब आपने दोनों को कंबाइंड कर लिया तो F21 और माइनस F21 ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। F12 इज इक्वल टू माइनस F21 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। इसमें d अपॉन डी टी को बाहर ले रहे हैं, d अपॉन डी टी यहाँ M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 आ गया। लिखा, नीचे लिखा है, लेट F इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स, इफ लेट F इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स on the particles M1 and M2. F is the total external force on the particles M1 and M2. तो आप इसको यहाँ पर F1 प्लस F2 की जगह इस जगह पर F लिख देंगे, और V1 किसके इक्वल था जरा बताएं, d अपॉन डी टी M1 dr1 अपॉन डी टी, वैल्यू पुटअप कर दें यहाँ साथ साथ, M2 dr2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू F पर वेक्टर लगा दें। क्लियर है बिल्कुल। इसमें ये जो d अपॉन डी टी है इसको अलग करके d2 अपॉन डी टी टू इन ब्रैकेट हमने डायरेक्ट कर दिया है, d अपॉन डी टी इधर लाएंगे तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई नेट फोर्स F, ये F है यहाँ पर, अब F1 नहीं है, ध्यान रखना, नेट रिजल्टेंट, d अपॉन डी टी को कॉमन लेके उसको डबल डेरिवेटिव बना लिया, ठीक। अब दोनों साइड यहां पर लिखिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड M1 प्लस M2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड M1 प्लस M2, इसमें M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई किया और यहां पर डिवाइड M1 R1 M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू नेट फोर्स M। ठीक, अब इस पर जरा ध्यान दें, ये क्या बना, फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma, ए क्या होता है d2r अपॉन dt2। जरा इस पर ध्यान दें, अभी लिखाते हैं इसको ध्यान दें। ये होता है ना, अगर दोनों पार्टिकल को हम कंबाइंड कर लें तो उस पर अगर नेट फोर्स F हो
तो एफ एम ए के इक्वल होगा, और ये होगा मास, तो ये दोनों पार्टिकल का क्या है, मास, और ये दोनों पार्टिकल का क्या है, फोर्स, और ये है डबल डेरिवेटिव ये। तो फिर ये क्या होगा, दोनों पार्टिकल का वो पॉइंट होगा जहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, यानी कि जहां पर सेंटर ऑफ मास है। समझ गए ना। आप जब सिंपल लिखते हैं, देखिए मान लीजिए आपने यहां पर एक बात बताएं, एफ इज इक्वल टू एम ए सी एम होता है, तो आपने मास लिखा तो आर सी एम लिखेंगे ना, प्रैक्टिकली ये है फार्मूला न्यूटन्स लॉ का। तो यहां पर क्या चीज होगी, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा ना। तो यहां पर ये क्या चीज होगी, ये दोनों पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होगा सेंटर ऑफ मास का। आ रही बात समझ में। बस यहीं से ये फार्मूला तैयार कर लेते हैं, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये सी एम का फार्मूला। अभी रुक जाओ, नीचे लिखो, व्हेन होल मास इज कंसर्न, व्हेन होल मास इज कंसंट्रेटेड लिखा है एट सी, व्हेन होल मास इज कंसंट्रेटेड एट सी whose position vector is r, whose position vector is r, its equation of motion, its equation of motion can be written as, its equation of motion can be written as, देखिए कैसे लिखेंगे, अगर दोनों मास को कंबाइंड करते हैं तो m1 प्लस m2, और यहां पर आर सी एम लिख दो, वैसे आर है लिया पोजीशन वेक्टर, डी आर लिख दो, इज इक्वल टू एफ। अगर दोनों मास को लेंगे तो इस तरह से नोट करेंगे, बिल्कुल ठीक है ना। अब कंपेयर कर लो, तो बाई कंपेयरिंग आर इज इक्वल टू आ गया m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कोई भी फार्मूला फिजिक्स का अगर एक्सपेरिमेंटल है तो देखो अलग बात है, कुछ फार्मूले जैसे ग्रेविटेशन लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल लॉ है, लेकिन ऐसे नहीं आता है, ठीक है ना, ड्राइव करके। तो इन्होंने करा क्या, दो पार्टिकल लिए और एक पार्टिकल पर फोर्स इंटरनल को पहले ही कंसीडर कर लिया F1 to 2 1, वो एक पार्टिकल के लिए एक्सटर्नल का काम कर रहे थे। तो सिंपली न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन बनाई है, ये दोनों को एक, ये एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी लिख रहे हो तो न्यूटन सेकंड लॉ है ना, और क्या किया, दोनों को ऐड करके कंबाइंड सिस्टम बना लिया, और बनाने के बाद फिर उसको कंपेयर कर लिया। समझ गए ना। तो सेंटर ऑफ मास का आपका फार्मूला तैयार हो गया कि क्या बनेगा। तो यहाँ पर लिख दें, फिर आर का फार्मूला बन गया आपका। देखिए हमारा ये फार्मूला जो है आपने बनाया है, जो ये दो पार्टिकल के लिए है। अगर पार्टिकल मोर देन 2 हैं तो तब भी ये फार्मूला जो है वो वैलिड है। तो मोर देन 2 के लिए आप समझ गए होंगे, 3 पार्टिकल के लिए क्या बनेगा, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो n पार्टिकल का अलग लगे, कार्टेशियन का पहले लिख लें, लिखो सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट। इसमें ये क्या करते हैं कि जो आपने ये फार्मूला बनाया है आर सी एम का, ये m1r1 प्लस m2r2 और फर्दर ये आप समझ गए होंगे डॉट डॉट लगा दे रहे, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये जनरल फार्मूला बन गया, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे हम, कोऑर्डिनेट में आर सी एम का जो कोऑर्डिनेट है वो x जो सी एम होगा उसमें i प्लस वाई सी एम उसमें j, और z जो कोऑर्डिनेट सी एम का होगा उसमें k लगा देंगे। समझ गए होंगे। और फिर आप इंडिविजुअल पार्टिकल का भी ले सकते हैं। ये जो नीचे आपका दिया हुआ है ये टोटल मास है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, ये m1 प्लस m2 प्लस m3, इसको हम कैपिटल M लिख सकते हैं। पार्टिकल 2 हो, मोर देन 2 हो, सबके लिए लगेगा। आ रही बात समझ में, ठीक।
तो यहाँ पर जो R1 वेक्टर है इसको y1j प्लस z1k, R2 क्या होगा x2i, नोट कर लें, y2j प्लस z2k, और यहाँ पर वैल्यू डालकर कंपेयर कर लेंगे। आप नोट करें, RCM की जगह XCMi, YCMj, ZCMk इक्वल्स 1/m, हमने टोटल मास m लिख दिया, यानी कि टोटल मास कैपिटल M इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3। तो 1/m यहाँ पर पुटअप कर दी। ठीक, अब राइट साइड में इसको हमने टोटल मास ले लिया, तो ये क्या बन गया, कैपिटल M। अब यहाँ पर R1 की जगह वैल्यू क्या डालेंगे, x1i, y1j प्लस z1k, R2 की जगह x2i, y2j प्लस z2k। तो इसमें i कॉमन आ सकता है, तो कॉमन के ब्रैकेट में क्या बनेगा, m1 x1 प्लस m2 x2, समझ में आ गई बात। इसी तरह से m1 y1 प्लस m2 y2, तो यहाँ पर क्या बना, i को कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में बना m1 x1 m2 x2, फिर मैंने जनरल यहीं पर लिख दिया, डॉट डॉट कर दिया, प्लस j के साथ में m1 y1, आप नोट करें, m2 y2 डॉट डॉट, प्लस k यूनिट वेक्टर m1 z1 प्लस m2 z2 डॉट डॉट। अब कंपेयर कर लो, तो XCM का फार्मूला m1 x1 m2 x2 डॉट डॉट डिवाइडेड बाई टोटल मास कैपिटल M। ठीक इसी तरह से YCM m1 y1 m2 y2, बस इनका रिजल्ट यूज आएगा न्यूमेरिकल करते समय, YCM और सिमिलरली ZCM, तीनों आपने जो है वो अलग अलग कोऑर्डिनेट निकाल लिए। इन्हीं को आपको मालूम होगा कि सम के लिए सिग्मा का यूज करते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए RCM वेक्टर n पार्टिकल का लिखना चाहें तो 1/m सिग्मा लगा दें mi और ri वेक्टर फॉर्म में, समझ गए होंगे बात। जैसे आप XCM लिखना चाहें, अब इसमें तो वेक्टर लगेगा नहीं, तो सिग्मा mi xi, अब i की वैल्यू डालते जाएं, i कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक, i 1 से n तक। इसी तरह से y, ये जनरल बन गया, फार्मूला तो सीधे वही लगाएं आप, सिग्मा mi yi और i इज इक्वल टू 1 to n, इसी तरह से ZCM। आ गई होगी बात समझ में, सिंपल है, i की वैल्यू 1 डालो तो m1 x1, 2 डालो m2 x2, और सिग्मा माने प्लस, सबको प्लस करते जाओ, डिवाइडेड बाई m। कैपिटल M क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये n के लिए लिख दिया है, उसी को डॉट डॉट करके दिखा दिया वहां पर। नोट कर लिया, ये वाला फार्मूला लिख लिए, ठीक है ना। ये पोजीशन वेक्टर दे देगा, ये क्या दे देगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप जरा इसको देख लें बहुत आसान तरीके से। जैसे मान लीजिए आपका मास है 2 kg और इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है 2i प्लस i प्लस 3j, और एक मास m2 दिया है 1 kg और इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस 4k, ये दिए हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक। और आपको RCM मालूम करना है, तो सीधा फार्मूला m1 r1 m2 r2
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 है 2 kg, उसमें R1 डाल दें 2i, ये j है ध्यान रखना, 2i प्लस j प्लस 3k प्लस m2 हमने 1 kg ले लिया, R2 की वैल्यू डाल दें। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये तो। 4k डिवाइडेड बाई टोटल मास 3, और इसको कैलकुलेट कर लें। तो ये आपका हमने यहाँ डबल कर दिया, तो 2 2 जा 4 और 2 6i। ठीक, j में 2j और माइनस j माइनस होके j बचेगा, k में 3 और प्लस 4, ये 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10k, चेक कर लेना जरा, और डिवाइडेड बाई 3, ये बन गया आपका RCM। चेक करके लिखना, मिस्टेक ना हो उसमें कोई। तो वेक्टर में निकाल लोगे, मास 2 हो या 2 से ज्यादा हो, ठीक है ना। मोर देन 2 के लिए भी निकल आएगा। ठीक इसी तरह से, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी साइड A है, और यहाँ पर ये मास रखे हुए, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, हेक्सागोनल हो, ठीक, सब जगह आप इसको लगा सकते हैं, m2 m 3 m 4 m। देखिए इसका मास m है, इसका ट्वाइस m, इसका थ्राइस m, इसका 4m, अलग अलग मास यहाँ रखे हुए हैं पार्टिकल, ठीक है, कॉर्नर पर, और इसका तुम्हें CM निकालना है, साइड A है। तो क्या करें, सबसे पहले कोऑर्डिनेट अटैच करें, x और y। अब ये ध्यान देना, अब वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, अब क्या, कौन सा फार्मूला, कोऑर्डिनेट वाला। तो जरा कोऑर्डिनेट बता दें, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 ओरिजिनल, इसका कोऑर्डिनेट A,0, इसका A,A, और इसका 0,A। ये ठीक है, चेक कर लिया आपने, ठीक है। ये तो लगा ही लोगे क्वेश्चन, इसमें क्या है करने में, m1 R1 प्लस m2 R2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, लिख लिया। 6i प्लस j प्लस 10k डिवाइडेड बाई 3। देखिए इसमें कैसे करेंगे बोलो, देखिए मास m1 कितना है, m, m2 ट्वाइस m, m3 थ्राइस m, m4 4m। कोऑर्डिनेट बोलो, x1 0, y1 0, x2 a, y2 0, x3 a, y3 a, x4 0, y4 a। लिख लोगे ना कोऑर्डिनेट। अब सिंपल, यहाँ 2 कोऑर्डिनेट निकलेंगे केवल, 4 हैं तो m1 x1, m2 x2, m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो m1 मास m, कोऑर्डिनेट x1 0 प्लस m2 ट्वाइस m, कोऑर्डिनेट a, प्लस m3 थ्राइस m, कोऑर्डिनेट a, और प्लस उसका भी x कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई टोटल मास ऐड कर लो, 3 और 3 6, 6 प्लस 4 10m। तो 3 प्लस 2 5, यानी कि a/2 XCM आ गया। थोड़ा ट्रायंगल में, वो हेक्सागोनल वगैरह में ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाते हैं, उसमें कोऑर्डिनेट निकालने पड़ते हैं। YCM, इसी तरह से YCM, m1 y1, m2 y2 प्लस m3 y3, m4 y4 डिवाइडेड बाई टोटल मास। यहाँ पर भी वैल्यू पुटअप कर दें, आप अपने कोऑर्डिनेट अपनी कॉपी से देख कर लिखें, 0 ट्वाइस m मास, कोऑर्डिनेट फिर 0, थ्राइस m मास, कोऑर्डिनेट a, 4m मास, उसका कोऑर्डिनेट a डिवाइडेड बाई 10m। तो ये 4 और 3 7/10 आ गया। यहाँ ZCM 0 है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पार्टिकल आपके रखे हुए हैं, वो सभी पार्टिकल जो हैं वो कहाँ हैं, सरफेस पर रखे हुए हैं।
यानी प्लेन में रखे हुए हैं। नेचुरल अगर बहुत सारे पार्टिकल्स दिए हैं तो आप सेंटर ऑफ मास को जो है वो इससे कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, ट्रायंगल में कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, हेक्सागोनल में भी कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, सब वर्टेक्स के कितने हैं अगर साइड ए दी हुई है। कोऑर्डिनेट निकाल कर उनको मल्टीप्लाई करते जाओ, सिंपल फार्मूला m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। बस एक फार्मूला और नोट कर लें, देखिए CM फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, यानी कि रिजिड बॉडी है, जैसे सॉलिड स्फीयर, कोन, उनके फिर हम फार्मूले बाद में लिखाएंगे। तो सिंपल फार्मूला यहाँ इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। RCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R और DM डिवाइडेड बाई टोटल मास। RDM डिवाइडेड वेक्टर लगा लेना। DM में भी ध्यान रखना, प्रैक्टिकली यहाँ होता क्या है तो यहाँ मास, जरा इस पॉइंट पर मेरे ध्यान देना। प्रैक्टिकल फार्मूला ये है, इसी का XCM क्या बनेगा, इंटीग्रेशन XDM अपॉन DM। YCM क्या बनेगा, इंटीग्रेशन YDM अपॉन DM। ऐसे जेड बन जाएगा। ये वेरिएबल केस के लिए है। कौन कौन से, जैसे रॉड है रिंग में पूरी रिंग है तब तो सेंटर पर होगा, उनके लिए कोई जरूरत नहीं, हाफ रिंग, डिस्क हाफ, कोन, समझ गए ना। सिमेट्रिकल बॉडी में तो सेंटर पर ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। यहाँ एक बात ध्यान रखना, अगर बॉडी कंटिन्यूअस है ना तो DM की जगह सीधे M लिख देते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि बॉडी की डेंसिटी वेरी कर रही है, तो फिर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से फिर डेंसिटी का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। वो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक। डायरेक्ट मास रख दो, कंटिन्यूअस बॉडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक आप फार्मूले नोट कर लें, फिर हम ओके स्टूडेंट, हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको प्रोसीड करेंगे। आप इतना जो है वो तैयार करें, प्रिपेयर करें। ओके।